हेलो एवरीवन। सो हमने अब तक कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक ईयर 2019 के। तो इसमें हम कवर करेंगे 46 से लेके 50 तक, जैसे तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो। सो बेसिकली आज है 31, तो एग्जाम आ गया, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। आई होप सबने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 46 ईयर 2019। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। हमें कोई रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन किया, हमें नहीं पता रैंडम वेरिएबल कौन सा था। इस रैंडम वेरिएबल के बारे में इन्होंने एक चीज बताई कि इसका एमजीएफ दे दिया, ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दे दिया, दैट इज एमएक्सटी, एंड दिस थिंग इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी बाई टू प्लस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टू डिवाइडेड बाई टू होल रेज टू द पावर टू। ठीक है, तो अगर हम इस वाले जो हमें एमजीएफ दिया गया है, क्या इसको हम किसी स्टैंडर्ड एमजीएफ से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। आई गेस जितने हमने स्टैंडर्ड पर रखे हैं उनसे तो कंपेयर नहीं हो रहा है। तो अगर कंपेयर हो जाता तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता होगी कि एमजेफ जो होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, एमजेफ की प्रॉपर्टी थी यूनिकनेस वाली। तो अगर ये किसी स्टैंडर्ड वेरिएबल को या फिर जितने भी स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल पड़े थे उनमें से किसी भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाले को फॉलो कर जाता तो यूनिक होता है। तो अगर सपोज ये बर्नौली को फॉलो करता तो बर्नौली हो जाता, सपोज कोई और फॉलो करता है तो वो हो जाता। तो बेसिकली जो एमजीएफ होता है उसकी ये प्रॉपर्टी याद रखने की, एमजीएफ यूनिक होता है कि एक एमजीएफ होगा वो किसी पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल के लिए एसोसिएटेड होगा। ठीक है, ये इसी के लिए है, ये और किसी के लिए काम नहीं आ सकता। लेकिन अब यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि किसी का स्टैंडर्ड तो दिख नहीं रहा। तो चलो आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल के बारे में एमजीएफ दे रखा था। क्वेश्चन समझने पहले हम using Chebyshev inequality the upper bound for probability mod of x greater than root 2 by 3 इक्वल टू। ठीक है, हमें Chebyshev inequality अप्लाई करनी है इस प्रोबेबिलिटी के अपर बाउंड को बताने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि Chebyshev inequality होती क्या थी। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें देखो, जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन सोल्व किए उन सब में एक चीज पता चल रही है, कोई हाई फाई चीजें नहीं पूछते हैं, बस जनरल चीजें पूछते हैं। याद है तुम्हें तो हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो नहीं होगा। अब किसी को Chebyshev inequality याद ही नहीं है तो वो कैसे कर देगा। ठीक है, तो सेबेसेव इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट देखते हैं क्या होती है। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। इस वाले पेज पे पीडीएफ थोड़ी गंदी बनी हुई है, आई गेस समझ में आ जाएगा फिर भी। चलो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पे एमजेफ कुछ डिफाइंड था, आगे दे रखा था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि सेबेसेव इनइक्वालिटी अप्लाई करनी है। उसके बाद हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी बतानी कि प्रोबेबिलिटी मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन रूट 2 by 3। ठीक है, तो सबसे पहले सेबेसेव इनइक्वालिटी होती क्या है वो देखते हैं। तो वो क्या कहती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू। ये रैंडम वेरिएबल एक्स था, उसमें से म्यू मीन था, जो रैंडम वेरिएबल एक्स था उसका मीन क्या था। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू हम देखते हैं, इसका मोड ग्रेटर देन के सिग्मा। ठीक है, सिग्मा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/k²। ये सेबेसेव इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी और वी कैन से स्टेटमेंट थी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को अप्लाई करना है और फिर हमें ये फाइंड आउट करना है। सो थिंग इज यहाँ पे है मोड एक्स। तो अगर हम इस चीज को इससे कंपेयर करें और के सिग्मा को इससे कंपेयर करें तो सबसे पहले हमें म्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर म्यू इसमें फिट करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पे क्या आ रहा है। तो हमें म्यू और सिग्मा पता करना है वहां। फिर इसमें जैसे म्यू और सिग्मा पता होगा तो इससे कंपेयर करेंगे, उसके बाद सिग्मा को और के वाली टर्म को इससे कंपेयर करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अभी हमने क्वेश्चन देखा, उसके बाद हमने सेबेसेव इनइक्वालिटी देखी। तो थिंग इज अगर किसी को ये इनइक्वालिटी ही याद नहीं है तो वो तो कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमारी बुक में जितने भी सिलेबस में जितनी भी बेसिक बेसिक चीजें दे रखी है हमें उन सब चीजों को याद रखना है। अभी जैसे देखो आज 31 हो गई। ठीक है, एग्जाम आने में 10 दिन बचे हैं। ठीक है, बेसिकली 14 को है लेकिन हाँ 10 दिन बचे हैं, हम मान लेते हैं। तो अगर 10 दिन बचे हैं तो इसमें क्या करोगे। अब कुछ बच्चे हैं कि हमने ये टॉपिक छोड़ रखा था, हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब कुछ कहेंगे हाँ ये छूट रखा था, इसको स्टार्ट करेंगे। मत करो। ठीक है, तुमने जितना पढ़ रखा है होपफुली जो इंपॉर्टेंट हो गए तुमने अभी तक पढ़ लिए होंगे, तो उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई होंगी, शॉर्ट मेथड बनाए होंगे, शॉर्ट फॉर्मुलाज लिखे होंगे। उन सबको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि देखो हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए, लाइक हमने 2020 का पेपर सोल्व किया, ये वाला भी किया, तो इनमें हमने देखा कि कुछ भी बड़ी चीजें यूज नहीं हो रही। जो भी सिलेबस में बेसिक चीजें डिफाइंड होती है वो सब यूज हो रही है। तो थिंग इज क्या तुम्हें वो चीजें याद है? अगर याद है तो हो जाएगी, याद नहीं है तो नहीं होंगी। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसमें दो तीन चीजें यूज हुई है। सबसे पहली चीज ये यूज होगी सेबेसेव इनइक्वालिटी। तो अगर मैं हूं, जैसे मेरे को पेपर देना है और अगर मेरे को ये स्टेटमेंट ही याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसमें छोड़ के आ जाऊंगा। ठीक है, और इसमें कुछ भी हाई फाई यूज नहीं हुआ। वैसे कोई एमजेफ जो लिख रखा था वो थोड़ा अजीब सा दिख रहा था, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि इसको देख के छोड़ देंगे, करना ही नहीं। भाई नीचे वाला भी तो देखो, कुछ है ही नहीं, बस एक स्टेटमेंट है उसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो चीजें याद रखनी है, जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं उन सबको रिवाइज करना है, वही डायरेक्ट वहां पे यूज होंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हाइपर नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अभी। तो जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि इसके सेबेसेव इनइक्वालिटी कुछ ये होती थी
तो यहाँ पे हमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब थिंग इज एमजेएफ के जो एमजेएफ हमें गिवन है, क्या एमजेएफ का यूज करते हुए हम उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वी कैन से वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? पूछ रहा हूँ, मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ तो पूछने का फायदा नहीं। सो बेसिकली हमारे पास जो एमजेएफ होता था वो हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता था, तो उससे हम मोमेंट्स निकाल सकते थे। कैसे? उसका फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे म्यू और सिग्मा फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली अगर हम एमजीएफ को rth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, पुटिंग टी इक्वल टू 0, तो वो हमें rth मोमेंट दे देता है। ठीक है, ये चीज सभी को याद होगी। तो इस क्वेश्चन में दो ही चीजें यूज होंगी। एक तो हमें सेबेसियस इनइक्वालिटी क्या होती है ये पता होना चाहिए, उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम एमजीएफ को rth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी एंड पुटिंग टी इक्वल टू 0, इन दैट केस दिस थिंग विल गिव अस एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू द पावर r, दैट इज rth मोमेंट। मीन क्या होता था? फर्स्ट मोमेंट। ओके, तो हम सबसे पहले मीन निकालेंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ओके, हियर इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो एमजीएफ था मैंने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, पुटिंग टी इक्वल टू 0। तो जैसे मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो उसकी वैल्यू आएगी 1/4 इंटू 2 इंटू ई रेज टू द पावर टी बाई 2 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई 2। फिर इस अंदर वाले का डिफरेंशिएट किया तो कुछ ऐसे बना, और जैसे मैं टी की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर बनेगा 1/2 माइनस 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 0। दिस गिव्स अस मीन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे किया ये सब तुम देख सकते हो। चेन रूल लगाया मैंने बेसिकली, और कुछ नहीं किया, बस उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ऐसे डिफरेंशिएट किया तो मीन की वैल्यू 0 आ गई। अब थिंग इज, अगर मैं ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन था उससे कंपेयर करके देखना चाहूँ, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 आ गई। सो दिस थिंग मोड x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस म्यू। ठीक है, क्योंकि म्यू की वैल्यू 0 है, यहाँ पे माइनस दिख नहीं रहा। ठीक है, पीडीएफ में थोड़ी दिक्कत है, तो यहाँ पे म्यू म्यू के आगे माइनस है। ओके, तो हमने देख लिया कि इसका मीन तो 0 हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने इसका सेकंड मोमेंट निकाला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इसका मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे मैंने इसको कंबाइन किया पहले, तो ये वाला 2 जो यहाँ पे ये वाला फैक्टर है 1/2 माइनस 1/2, इस 1/2 को मैं बाहर लेके आ गया, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया? 1/4 इंटू ई रेज टू द पावर टी बाई 2 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई 2 इंटू ई रेज टू द पावर टी बाई 2 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई 2। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो उसको अप्लाई किया, तो बेसिकली हमने इस चीज को डिफरेंशिएट करना है, पुटिंग टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड मोमेंट हमारे पास आ जाता है 1/2। ठीक है, तो वेरिएंस क्या हो गया? 1/2 माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज 1/2। ओके, यहां से हमें सिग्मा की वैल्यू मिल गई 1/√2। ठीक है, अब हमें किसको किससे कंपेयर करना था? के सिग्मा को कंपेयर करना था, जो क्वेश्चन में इनक्वालिटी में गिवन था। ये था √2/3। ठीक है, के सिग्मा को हम कंपेयर करेंगे इस चीज से। ठीक है, तो यहां से मैं के सिग्मा को इक्वेट कर रहा हूँ इस वाली चीज से, तो के सिग्मा इक्वल टू √2/3। ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/√3। ठीक है, बहुत गंदा दिख रहा है यहाँ पे, बट आई गेस करोगे तो समझ में आ जाएगा। खुद से करके देखना, इस वाले पीडीएफ में थोड़ा सही से नहीं लिखा, बाकी मैं बोल रहा हूँ इसको। यहाँ पे आया के सिग्मा इक्वल टू √2/3। ओके, यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू आ गई 2/√3। ठीक है, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू थी 1/√2। ओके, उसके बाद इनइक्वालिटी हमने अभी देखी कि दिस थिंग इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/k²। ओके, सो 1/4/3 दैट इक्वल टू 3/4। तो इसका आंसर कुछ ये था 3/4। ठीक है, इंटीजर टाइप था, तो तुम्हें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वी कैन से NAT। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर डालना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोई कंपनी थी या कोई फैक्ट्री थी। ठीक है, उस फैक्ट्री में से ईच पैकेट कंटेन 4 आइटम्स। ओके, एक पैकेट निकालते हैं अगर, तो उसमें 4 आइटम है। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट 20% ऑफ आर डिफेक्टिव। ठीक है, तो इसने बोला कि इन 4 में से 20% डिफेक्टिव होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। इसने बोला कि अगर एक पैकेट निकालते हैं तो उसके अंदर 4 आइटम मिलेंगे। देयर आर 4 आइटम्स इन वन पैकेट एंड द रिकॉर्ड सेज दैट 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव। कि मतलब एक पैकेट में अगर जितने होंगे उनमें से 20% डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, a quality manager inspect each item in a packet and approve the packet for shipment if often one item at most one item is found to be defective। ठीक है, सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे? पहले क्वेश्चन को यहाँ तक देखो, मैंने यहाँ से लेके इनसे लेके डिफेक्टिव तक पढ़ा है, इस वाले डिफेक्टिव तक। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसने बोला कि कंपनी थी, वो कुछ चीजें बना रही थी, कोई फैक्ट्री थी कुछ भी बना रही थी। उसमें से अगर मैं एक पैकेट उठाता हूँ तो उसके अंदर 4 आइटम निकलते हैं। ठीक है, तो एक पैकेट उठाया, उसके अंदर 4 आइटम। उसके बारे में इसने बोला कि इन 4 आइटम्स में से 20% डिफेक्टिव होंगे। ओके,
उसके बाद कोई बंदा है इंस्पेक्ट करने के लिए कि हाँ आइटम सही है या नहीं है, तो उसने कोई भी सैंपल उठाया और फिर इसने बोला कि अगर उस पैकेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक आइटम डिफेक्टिव है तो उसको अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो दो चीजें हुई यहाँ पे, एक फैक्ट्री थी वो कुछ बना रही थी, उसका कोई पैकेट मैंने उठाया, उसमें 4 आइटम, उसमें से 20% डिफेक्टिव। उसके बाद इसने बोला कि एक मैनेजर आएगा, अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा एक डिफेक्टिव है तो उसको अप्रूव कर देगा, अगर एक से ज्यादा है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ 3 रैंडमली इंस्पेक्टेड पैकेट एट लीस्ट 2 आर अप्रूव्ड फॉर शिपमेंट। ठीक है, अब देखो इसने कहा क्या है, बेसिकली दो तीन चीजें यहाँ पे कंबाइन हुई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, अगर क्वेश्चन समझ गया तो हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, क्वेश्चन समझना है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हो जाएगा सब कुछ। हुआ क्या, एक पैकेट था मेरे पास, इसमें 4 आइटम थे। ओके, इन 4 में से 20% डिफेक्टिव। ठीक है, अब ऐसे ऐसे एक एक पैकेट उस बंदे ने 3 उठाए। ठीक है, और किसी भी पैकेट को अप्रूव करने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा एक आइटम डिफेक्टिव होना चाहिए। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इन 3 में से, जो पैकेट मैंने 3 पैकेट उठाए, इनमें से कम 2 अप्रूव हो जाए। इसका मतलब या तो 2 अप्रूव हो या तीनों के तीनों अप्रूव हो जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो हमने इसको कैसे करना है, कैसे इसको समझ तो लिया, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा था वो समझ में आ गया है सभी को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा कि जो पैकेट था उसके अंदर 4 आइटम थे। ठीक है, और उन चारों में से किसी भी एक आइटम के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी थी 20%, दैट मीन्स 1/5। ठीक है, जो सबसे पहली स्टेटमेंट था उसका मतलब ये था कि 4 में से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ओके, तो अप्रूव होने के लिए प्रोबेबिलिटी, अप्रूव होने का मतलब कि अगर मैं कोई भी पैकेट उठाता हूं या तो उसमें एक भी डिफेक्टिव ना आए, x इक्वल टू 0, अगर इस 4 वाला, मतलब मैं सिंगल पैकेट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले अप्रूव होने की मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, कोई भी एक पैकेट था, वो अप्रूव कब होगा, जब उसमें या तो एक भी डिफेक्टिव ना हो या एक डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो 4 थे जिनमें से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। इसके बाद मैं देखता हूं कि अगर मेरे पास उन 4 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं है, सो बेसिकली डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव होने के मतलब 4/5। ठीक है, सो 4 में से 0 डिफेक्टिव, दैट मीन्स 4c0, 4/5 रेज टू द पावर 4। ऐसे ही x इक्वल टू 1 के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी, यहाँ पे x किसको, बाइनोमियल को फॉलो करेगा, विद n इक्वल टू 4 एंड p इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो फिर मैंने इसको किया 4c1 1/5 इंटू 4/5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो जैसे मैं इन दो फैक्टर्स को सोल्व करता हूं तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आएगी 0.8192। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट थी उसको हमने समझा सेकंड स्टेटमेंट को मिक्स करते हुए। सबसे पहली स्टेटमेंट थी कि मेरे पास 4 आइटम होंगे, उन 4 में से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ये थी, और अप्रूव होने का मतलब उसमें या तो 0 डिफेक्टिव हो या फिर एक डिफेक्टिव हो, लेकिन एक से ज्यादा ना हो। तो 0 वाली प्रोबेबिलिटी लिखी, 1 वाली लिखी, तो अप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। ठीक है, अब इसने बोला था कि मेरे पास जो y था, y क्या था कि वो 3, जो मैंने क्या था 3 आइटम उठाए थे ना, क्या था 3 पैकेट उठाए थे, सॉरी, जो 3 पैकेट उठाए थे उनमें से कम 2 अप्रूव हो। तो बेसिकली यहाँ पे भी देखो अप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। ठीक है, और n कितना हो गया 3, तो ये भी बाइनोमियल को फॉलो करेगा। सो जो y था वो फॉलो करेगा बाइनोमियल 3, 0.8192। देखो मैं घर पे था तो मैंने इसको 4 डिजिट में लेके कर लिया, तो वहां पे जैसे कुछ ऐसा आ रहा है तो इसको अप्रोक्सीमेट कर देना 0.82 से। ठीक है, घर पे बैठ के कर सकते हो, एग्जाम में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि y जो होगा वो बाइनोमियल को फॉलो करेगा विद n इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू 0.82। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता था, उसने बोल रखा है कि क्या पूछा था कि एटलीस्ट 2 अप्रूव हो, तो या तो 2 या फिर 3। सो प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 2। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, तो 3 या फिर 2। ठीक है, उसके बाद मैंने बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी लिखी 3c3 0.82 रेज टू द पावर 3 प्लस 3c1 2 0.82 रेज टू द पावर 2 एंड द क्यू फैक्टर। ओके, इनको सोल्व किया तो प्रोबेबिलिटी आ गई 0.91। ठीक है, समझ में आया। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, जो स्टेटमेंट थी बस उसे समझना था, उसमें 2-3 चीजें मिक्स की, हर चीज को कंबाइन किया, उसके बाद हमने 2 बार बाइनोमियल अप्लाई किया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी है, वो क्या देना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है, ये चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो बाइनोमियल है, बाइनोमियल तो सबको याद होता है ना, तो करना तो कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर किसी को स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आई तो फिर तो नहीं हो पाएगा। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे हमारे पास x कोई x था, रुक मैं पढ़ लेता हूँ पहले। लेट x बी द नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड इन ए सीक्वेंस ऑफ n इंडिपेंडेंट टॉसेस। ठीक है, कोई फेयर कॉइन था। ठीक है, एक मेरे पास कॉइन है, कॉइन यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, सपोज कर लो मेरे हाथ में कोई कॉइन है, मैं इसको टॉस कर रहा हूँ 10 टाइम्स। ठीक है,
उस कॉइन को मैंने 10 बार टॉस किया, तो उसमें से x क्या था, नंबर ऑफ हेड। तो हो सकता था एक भी बार हेड ना आए, हो सकता था 2 बार आए, 1 बार आए, 3 बार आए, हो सकता है 10 के 10 बार मेरे पास हेड आए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे 1/2, क्योंकि अगर कॉइन था तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो क्वेश्चन की पहली लाइन को मैं समझ रहा हूँ, उसके बाद समझ के जो कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा प्रोबेबिलिटी टर्म्स में समझ रहे हैं। तो एक्स था नंबर ऑफ हेड, तो एक्स किसको फॉलो कर रहा होगा, एक्स कहां से कहां जा रहा था, 0 से लेके 10 तक, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/2। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि एक्स जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है वो बाइनोमियल को फॉलो करेगा विद प्रोबेबिलिटी 1/2 और n इक्वल टू 10। ठीक है, अब सेकेंड लाइन के ऊपर आता है, द फेयर कॉइन इज टॉस्ड अगेन एक्स नंबर ऑफ टाइम्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, सो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कॉइन था जिसको 10 बार टॉस किया। ठीक है, तो जैसे मैंने कॉइन को 10 बार टॉस किया तो मैंने वहां पे काउंट कर लिया कि कितनी बार मेरे पास हेड आया था। तो हो सकता है मेरे पास 1 बार आया हो सकता है 2 बार आया हो। उसके बाद इसने क्या बोला कि अगर मेरे पास हेड मान लो 3 बार आया था, तो अगर 3 बार हेड आया था तो इसने क्या किया, उस कॉइन को दोबारा से टॉस किया और फिर से मतलब काउंट किया, लेट वाई बी द नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड इन दीज एक्स टॉसेस। ठीक है, कि अगर 3 आया था मेरे पास तो उस कॉइन को मैंने फिर से 3 बार टॉस किया। उसके बाद बोल रहा है कि अब जो 3 बार टॉस किया इसमें मेरे पास नंबर ऑफ हेड कितने आए, वो मेरे पास वाई डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर हम x को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, x को मान लेते हैं कि x कोई नंबर है k और वी कैन से n। सो बेसिकली दूसरी स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि मेरे पास x n नंबर ऑफ टाइम कोई कॉइन टॉस किया है और y क्या है, नंबर ऑफ हेड। सो बेसिकली y भी बाइनोमियल को फॉलो करेगा विद n इक्वल टू x एंड p इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहां तक ये समझ में आया कि x बाइनोमियल 10, 1/2 को फॉलो करेगा, y फॉलो करेगा x, 1/2। ठीक है, हमें बताना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसको एक्सपेंड कर देंगे। सो दिस थिंग विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y। सो x हमारे पास बायनोमियल था, उसकी एक्सपेक्टेशन हमें पता है, हमें y की एक्सपेक्टेशन बतानी है, उनको कंबाइन कर देना। तो क्वेश्चन समझ में आया आई गेस। अब सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं तो अब जल्दी से समझ में आएगा मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। ठीक है, तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, x मेरे पास था नंबर ऑफ हेड इन 10 टोसेस, जो मैं पहले समझा के आ गया। तो x मेरे पास बायनोमियल को फॉलो करेगा 10, 1/2 को। ठीक है, नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड इन x टोसेस। ठीक है, अब देखो जो x होगा यहाँ पे, बेसिकली अगर मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट था वो रन कर रहा था, तो एक्सपेक्टेशन क्या बताती है, एक जनरल मीनिंग क्या होता है एक्सपेक्टेशन का, कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड। ठीक है, अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालते तो हो गया एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड। ठीक है, तो मेरे पास x मेरे पास बायनोमियल था 10, 1/2। तो नंबर ऑफ हेड कितने हो गए उन 10 में से, अगर मैं एक्सपेक्टेड ऑफ x निकाल दूंगा वही हो जाएगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी 5, 10 इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई मेरे पास बेसिकली 5। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x मींस कि अगर मेरे पास 10 बार टॉस किया था तो उनमें कितनी बार अप्रोक्सीमेटली कितनी बार हेड आया होगा। एक्सपेक्टेशन एक यही मीनिंग बताता है। ठीक है, उसका जनरल मीनिंग हम अगर देखते हैं तो, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी 5। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टॉस हो गए y के लिए, y दूसरी इवेंट थी, इसके लिए नंबर ऑफ टॉस कितने हो गए x, एंड x इक्वल टू 5। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने इसकी यूज की, तो y भी बाइनोमियल को फॉलो कर गया 5, 1/2। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी लगा दी। So expectation of x plus 2 times of expectation of y, this thing will be 10 into 1/5 plus 2 into 5/2. This will be giving us 10. ठीक है, 5 plus 5 that equal to 10। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे एक चीज ये यूज हुई कि x की एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टोसेस कितने रहेंगे y के लिए, तो दैट थिंग विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो एक स्टैंडर्ड चीज है, हमें एक्सपेक्टेशन की एक प्रॉपर्टी याद रखनी थी या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, क्वेश्चन आई गेस समझ में आया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन करने लगते हैं तो उससे पहले तुम्हें सॉल्यूशन को करने से पहले तुम्हें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं उसको देख के हम क्या क्या समझ सकते हैं, तुम्हें उसको अप्लाई करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन की हर लाइन का मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर हर लाइन का मीनिंग समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 बार बाइनोमियल लगा दिया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हमें क्या किया गया, ओके कोई रैंडम सैंपल दे रखा है 0, 1, 0, 0, 1। सो रैंडम सैंपल है जिसकी सैंपल ऑब्जर्वेशन सब में लिखी गई है। सैंपल साइज क्या होगा यहाँ पे 5। ओके, तो डिस्क्रीट था। ठीक है, जिसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 दे रखा है, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, इससे कंपेयर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आ गया, ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, क्वेश्चन को देख के पहली चीज ये समझ में आई कि एक डिस्क्रीट केस था जहां पे ऑब्जर्वेशन या तो 0 हो सकती थी या 1 हो सकती थी। एक रैंडम सैंपल उठाया इसने जिसका साइज था 5, जिसकी जो रैंडम ऑब्जर्वेशन थी वो कुछ ऐसे लिख रखी थी। ठीक है, अब x था, उसकी वैल्यू या तो 0 या फिर 1। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना है, द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट ऑफ लैम्डा। ठीक है, हमें बेसिकली मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट निकालना है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मेथड ऑफ मोमेंट कहता क्या था। व्हाट डज दिस थिंग स्टेट? मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट कहता था कि हमारे पास सैंपल का rth मोमेंट पॉपुलेशन के rth मोमेंट को वो करेगा, एस्टिमेट करेगा। ठीक है, सैंपल दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखी है, यहाँ पे हम बस कुछ नहीं करेंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, इसको इसके मीन से कंपेयर कर देंगे। इसका मीन इसका फर्स्ट मोमेंट, इसकी एक्सपेक्टेशन इसका फर्स्ट मोमेंट, दोनों को कंपेयर करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन। मैंने पहले इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखा कि x की वैल्यू या तो 0 हो सकती थी या 1। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, 1 के लिए 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, रैंडम सैंपल था 0 1 0 0 1, तो इसका मैंने मीन निकाल दिया। तो जैसे इसको सम करते हैं तो 2/5, ठीक है, सम 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, मेथड ऑफ मोमेंट निकालना था लैम्डा के लिए, तो मैंने इसकी एक्सपेक्टेशन निकाली। एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी 0 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा। तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया, सो 0 प्लस 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा। इसको किससे कंपेयर कर देंगे? सैंपल मीन से। तो दिस थिंग विल बी इक्वल टू x बार। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इक्वल टू 2/5। ठीक है, इसको जैसे जैसे सोल्व किया तो मेरे पास आ गया कि लैम्डा इक्वल टू log ऑफ 5/3। अब सबसे पहली बात हम जल्दी जल्दी में, देखो मैंने भी यहाँ पे किया था, हमने जैसे इसको log लिया और मैंने इसको सोल्व किया तो log से सोल्व किया। बेसिकली यहाँ पे log का मतलब बेस विद e होगा। ठीक है, यहाँ पे e था तो बेस विद e होगा। ठीक है, अब इसका बेस e है तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट log ले लेते हैं, तो हमें वो बेस विद 10 वाला दे देते हैं। ठीक है, जनरली log हम लिखते हैं बेस विद 10। ठीक है, लेकिन अगर हम ln लिखते हैं, ln दैट थिंग विल बी विद बेस e। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जल्दी जल्दी में वो log विद बेस 10 लिखा था तो सोल्यूशन गलत आ गया था। तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान रखना है कि हमने ई के रेस्पेक्ट में लेना है। हम जितने भी स्टेट्स में कैलकुलेशंस करेंगे हमारे वाले कोर्स में, मतलब 99% मान लो कि हर जगह जहाँ पे भी हम लोग ले रहे होंगे बेसिकली वहाँ पे ई के रेस्पेक्ट में ही लेते हैं, क्योंकि इन जनरल हमारे क्वेश्चंस में वही एक्सपोनेंशियल वाली चीजें आती हैं, तो हम उनको सोल्व करने के लिए ई के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो जल्दी जल्दी में अगर log 10 रखोगे तो गलत हो जाएगा। सो बेसिकली log e होगा वहां पे। सो बेसिकली ln 5/3 दैट थिंग विल बी कमिंग आउट टू बी 0.5108। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये था। सो बिल्कुल सिंपल है, पॉपुलेशन मोमेंट को हमें सैंपल मोमेंट से कंपेयर करना था, उससे हमारे पास एक्सपेक्टेड वो एस्टिमेट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक एक एक नंबर के होते हैं, तो ये बहुत लेंथी सोल्व नहीं होते हैं, सिंपल सिंपल होते हैं। तो अगर तुम इनको बहुत बड़ा सोल्व कर रहे हो तो इसका मतलब तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसका कोई छोटी ट्रिक होगी या फिर कोई जनरल फॉर्मूला होगा, वो तुम्हें याद होना चाहिए था, जो उस टाइम पे नहीं है। ठीक है, तो बहुत लंबा हो रहा है तो छोड़ दो उसको, नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी सी ट्रिक यूज होगी, लाइक हर एक क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी चीजें यूज हो रही है अब तक जितने भी किए। ठीक है, तो अगर बड़ा कर रहे हो तो या तो तुम गलत कर रहे हो, या फिर कर रहे हो तो उससे टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। लाइक होता है ना, कुछ चीजें हमें याद करनी होती है, अगर याद नहीं तो हम उनको पूरा डिराइव करते हैं। तो एग्जाम टाइम में भी अगर हम डिराइव करने लग गए तो भाई 2 मिनट का क्वेश्चन होता है, 10 मिनट लगा दोगे डिराइव करने में। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या बोल रहा है उसको समझते हैं पहले, और क्या निकालना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। सो बेसिकली लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट इंटरवल पूछा है। ठीक है, तो इसका हमें फाइनल आंसर याद कर लेना है, और वी कैन से फाइनल रिजल्ट याद कर लेना, सो दैट टाइम बचेगा और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हो जाएगा उससे। अब कैसे होगा या फिर क्या गिवन है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कुछ, हमारे पास रैंडम सैंपल था x1 x2 x3 जो नॉर्मल μ1 सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा था। ठीक है, एक दूसरा सैंपल था y1 y2 y3, ये नॉर्मल μ2 सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा था। फिर इसने बोला कि दोनों जो सैंपल थे इंडिपेंडेंट थे। ओके, उसके बाद इसने बोला कि दो ऑब्जर्व वैल्यू इसने बताई कि समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 3 xi माइनस x1 बार, और वी कैन से x बार। ठीक है, x बार हो गया। ठीक है, रैंडम सैंपल था 3 साइज का, डिवाइडेड बाय 3 इनका सम करके, सो दिस इज x बार। सो समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 3
xi माइनस x बार का स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to 3 yi माइनस y बार का स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 5। ठीक है, तो बेसिकली दो रैंडम सैंपल दिए, एक x वाले के लिए एक y के लिए। x के बारे में बता दिया यूनिफॉर्म म्यू1 कोमा सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहा था, y के बारे में बोल दिया म्यू2 कोमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा था। फिर इसने बोला कि हमें शॉर्टेस्ट इंटरवल लेंथ बतानी है म्यू1 माइनस म्यू2 के लिए, तो इसका हमें फाइनल रिजल्ट याद रखना है, वो क्या होता है उसके बारे में आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो जो लेंथ ऑफ इंटरवल होती है वो हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, 2 into s, what is this s we will define soon, रूट में है 1/n1 plus 1/n2 into t alpha कोमा n1 plus n2 minus 2। ये पहला सैंपल था उसका साइज था n1, दूसरे सैंपल का था n2 minus 2। ठीक है, 2 डिग्री का लॉस हो गया यहाँ पे। सो सबसे पहली बात तो कि ये t कहाँ से आएगा, तो जब तुमने कभी भी क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसके टॉप मोस्ट पे सबसे ऊपर, जैसे हम टॉप पे जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर के टॉप पे, सो दिस इज द टॉप मोस्ट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टॉप के ऊपर हमें कुछ टर्म्स डिफाइन कर रखे हैं, t4 कोमा 0.05। ठीक है, एक t4 कोमा 0.10। तो यहाँ पे जो भी टर्म या फिर जो भी चीजें हमें गिवन होती हैं उनका कहीं ना कहीं पे यूज होता है। ठीक है, जैसे हम इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आए तो यहाँ पे देखो n1 की साइज कितनी थी 3, n2 कितना था 3, तो 3 minus 2 दैट इज 1, 1 plus 3 4, और अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 95%, दैट मीन्स। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने t की वैल्यू यूज करनी है। तो यहाँ पे हम जैसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ये था 2 into s into रूट में 1/n1 प्लस 1/n2 t अल्फा। ठीक है, तो s स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर। तो जो यहाँ पे टर्म्स डिफाइन कर रखी थी यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास। तो यहाँ पे देखो पहली टर्म इसने कुछ यहाँ पे डिफाइन की, ये वाली टर्म। ठीक है, इसको मैंने बोला n1 माइनस 1 इंटू s1 स्क्वायर, इस वाली टर्म को बोला n2 माइनस 1 इंटू s2 स्क्वायर। तो इनका यूज मैंने वहां पे किया। सो दिस थिंग विल बी s स्क्वायर विल बी 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू थी 1, इसकी वैल्यू थी 5। तो इसको जैसे सोल्व किया तो s स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। ठीक है, उसके बाद s की वैल्यू आ गई रूट में 3/2। ओके, एल की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू रूट ऑफ 3/2 इंटू रूट ऑफ 2/3 इंटू 2.132, जो ऊपर गिवन था क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट की इस फॉर्मूला के अंदर। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए, शॉर्टेस्ट लेंथ वाला। सो एल विल बी 2 इंटू दिस थिंग इंटू रूट 2/3, ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1.32। इसको जैसे सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4.25। ठीक है, तो हमें कुछ फाइनल रिजल्ट्स याद रखने होते हैं, उनसे हमारा टाइम बचता है।